हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अब टाइटल के हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स फीमेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ या फिर उनको लेके एक इनइक्वालिटी इस पूरे समाज के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से चलती है, किस तरीके से उनको बॉयकॉट किया जाता है कुछ कुछ जगहों पे, किस तरीके से उनको कुछ क्राइटेरियाज जो पब्लिक के माइंड में सेटअप हो चुके हैं कि इनको इसी तरीके से या फिर इनको इसी लेवल पे जॉब देनी चाहिए, इसके अलावा इनको जॉब नहीं देनी चाहिए। दिस और ऑल द क्राइटेरियाज वेयर द वुमेन्स आर नॉट एबल टू डू, जो कुछ भी क्राइटेरिया है, जिस तरीके से उनके खिलाफ बॉयकॉटेशन सिस्टम्स चलता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको डिस्कस करना होगा वो होगा कि हमको किसी भी तरीके से वुमेन्स को जिस भी प्रकार का उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जिस भी प्रकार का उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाता है कि भाई ये लोग नर्स में ही काम कर सकती हैं, ये लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर टीचर्स के रूप में ही काम कर सकती है, इनके अलावा ये लोग कहीं और किसी टेक्निकल चीज़ों में काम नहीं कर सकती हैं। जो पूरा जो एजेंडा है, जो पब्लिक का माइंडसेट है, उसको हमें चेंज करना होगा। तो इनडायरेक्टली चैप्टर का ये कहना है। पहला पॉइंट आ जाता है कि वुमेन राइट्स द चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वुमेन स्टार्ट किया, वुमेन स्टार्ट किया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, राइट। उसी का कंटिन्यू पूरा पॉइंट चलता हुआ आ रहा है कि उसके बारे में हम लोग आज भी बात करने वाले हैं। ओके, दूसरे को जो आपका एक फेमस स्टोरी जो आपके बुक के अंदर दी हुई है वो है आपकी किसकी है, एक ट्रेन ड्राइवर की स्टोरी है, जो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्थर्न रेलवे। जो नॉर्थर्न रेलवे है आपका, हमारे यहाँ पे वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थर्न जोन्स हैं, ठीक है। उसमें जो नॉर्थर्न जोन है आपका, मतलब जो ऊपर का पार्ट है, दिल्ली वगैरह, हरियाणा, पंजाब, जो जम्मू कश्मीर वाला पूरा आपका जो पार्ट है, ये नॉर्थर्न पार्ट्स में आता है। वेस्टर्न के उसमें आपका गुजरात वगैरह आता है, और ईस्टर्न में आपका आसाम ये पूरा पार्ट आ जाता है, साउथ में आपका केरला वाला पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो आपका नॉर्थर्न वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले ही वुमेन्स इंजन ड्राइवर बनना, वो भी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, ये वाला फोटो, ये इनडायरेक्टली ये उन्हीं का फोटो है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लक्ष्मी लाड़का। क्या नाम है? लक्ष्मी। इनका नाम है, एग्जैक्टली इनका नाम पता क्या है? लक्ष्मी लकड़ा या फिर लाड़का, जो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली ये समझ लो कि लक्ष्मी जी हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ट्रेन ड्राइवर के रूप में सबसे पहले जॉब करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी वेस्ट जोन, नॉर्थर्न जोन के अंदर। क्लियर? ये आपको दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। लोगों को ये लगता था कि भाई ये जो जॉब है ना, ये जॉब हमेशा लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप की टेक्निकल जॉब हो जाती है। ये एक टाइप की वो जॉब होती है जिसके अंदर लोगों को जगे रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, टैकल करना होता है डिफरेंट सिचुएशन को, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल लेनी पड़ती हैं। तो लोगों के माइंड में एक स्टीरियोटाइप पीपल्स थे कि जिनको लगता था कि भाई ये टेक्निकल चीज़ें या फिर ये टेक्निकल जॉब हमेशा बॉयज़ के लिए अवेलेबल रहती हैं, इसके अंदर बॉयज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस और सही तरीके से इसके अंदर रह सकते हैं। ये बॉयज़ का एक माइंड सेट होता है, राइट। तो उसको चेंज करने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में एक पहली भारतीय महिला जो इंजन ड्राइवर के रूप में काम करती है नॉर्थर्न रेलवे के अंदर, लक्ष्मी जी। क्लियर? ओके। दूसरा एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिसके अंदर आपको लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि सर आप यहाँ पे वुमेन्स की बात तो कर रहे हैं, पर बॉयज़ के लिए भी कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। हाँ, होती है। तो वी लिव इन अ सोसाइटी फुल ऑफ द प्रेशर्स। इफ द बॉयज़ डज नॉट वर्क हार्ड एंड गेट द गुड सैलरी दे बिल्डअप्स। अब होता ये है कि अगर देखो कोई लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको अच्छे से जॉब नहीं मिलती है और वो वर्क हार्ड नहीं कर पाता, उसको गुड सैलरी नहीं मिलती है, तो याद रखना जो सेम प्रेशर जो वुमेन्स पे था उससे डबल प्रेशर किसके ऊपर होगा? एक बॉय के ऊपर है, क्योंकि उस बॉय को कुछ भी करके किसी भी टाइप की सिचुएशन में कोई भी जॉब उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको करनी पड़ेगी। ओके, आगे बात करते हैं लर्निंग फॉर चेंज। अब जो ये आपका पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे आपके चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा हाँ, और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे को पर्सनली कि सर जो नीचे के पॉइंट्स होते हैं आप उनको डिटेल समझाते नहीं हो। देखो बेटा, एक चीज़ समझ लो कि ये ऊपर के जितने पॉइंट्स मैं कवर अप कर रहा हूँ ना, ये आपके बुक में और ये आपके शॉर्ट फॉर्म में और हर एक चीज़ में आपका ये कवर अप हो रहा है। नीचे मैंने इसलिए दिया हुआ है कि जिन बच्चों के लिए 6th क्लास में लेके 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास सब में होगा, 6 से लेके 12th क्लास की सारे बुक्स के अंदर, सोशल साइंस की सारे बुक्स के अंदर मैंने ऐसा सेटअप किया हुआ है कि आपको नीचे से अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी।
राइट। ये जो कुछ समझा रहा हूँ ना, ये आपको मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन समझा रहा हूँ कि ये आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। आप अगर इसके बुक्स के अगर आप चैप्टर्स को रीड करना शुरू करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर अप हो जाएंगे। अगर मैं नीचे के डायरेक्ट पॉइंट्स को उठा के डायरेक्ट पॉइंट्स को आपको रीड आउट कराऊंगा तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाओगे कि साला ये सब कहाँ पे आ गया। इसलिए उस बोल रहा हूँ कि जो नीचे के पॉइंट्स हैं वो या तो आप 7th क्लास में स्टूडेंट हो और अब ये वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए आपको नीचे के जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऊपर का पोर्शन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी ऊपर का पोर्शन इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको समझना है। बट अगर जो इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए डेफिनेशन कोई वर्कआउट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में जाके डेफिनेशन लिखने वाले नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियर होना चाहिए। आपको लिए आप एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख सकते हो, आप समझ सकते हो, राइट। तो ये उससे रिलेटेड है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि उस टाइम पे एक पॉइंट था कि भाई लर्निंग जो चेंज आता है ना वो किस तरीके से आता है कि जब इंसान लड़का या लड़की को अपने बच्ची को जब स्कूल भेजता है। ठीक है, जब स्कूल भेजना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने अपने बाउंड्रीज को टैकल किया, अपने जो मेंटालिटी थी उसको चेंज किया और आगे बढ़े, मूव ऑन किए, राइट। कुछ बच्चों ने अपनी बाउंड्रीज को बॉयकॉट करते हुए स्कूल्स को ज्वाइन किया। स्कूल के अंदर हमने जब ज्वाइन किया तो उन लोगों ने एक चीज़ देखी कि भाई लड़के 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 हैं, लड़कियाँ कहीं है ही नहीं, राइट। तो उस टाइम पे किन किन महिलाओं ने अपने अपना स्टैंड आउट लिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, राइट। अब देखो, इन द पास्ट वे फ्यू पीपल्स लर्न रीडिंग एंड राइटिंग एंड मोस्ट ऑफ देयर आर द बॉयज। क्लियर? याद रखना कि इन पास्ट, आप यहाँ से पहले की सिचुएशन उठा के देख लो, आप लोग यहाँ से आप पूरे पास्ट की सिचुएशन उठा के देख लो, आपको हर जगह पे एक चीज़ नोटिसेबल मिलेगी कि 10 आउट ऑफ 1 लड़की ऐसी होगी जो पढ़ाई में होगी, बाकी 9 के 9 बॉयज़ होंगे। क्लियर? आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। और उसमें राइटिंग और रीडिंग आ जाए तो सिंपल सी बात है, कंफर्म होता था कि भाई उसके अंदर तो लड़के ही होंगे, राइट। तो और लड़कियां कहाँ होती थी? लड़कियां फैमिली मोस्ट ऑफली क्या करती थी, तो घर वगैरह का काम करना, जो आलतू फालतू काम होता है घर के, उन्हीं के ऊपर नोटिस करना, अपनी मम्मी की हेल्प करवाना। देखो, आलतू फालतू काम नहीं होता, बट उस टाइम पे उस बच्ची के लिए वो जोन करने लायक नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5-10 साल का बच्चा है, उसको ABCD सीखना चाहिए और मैं उसको बोलूँ चलो भाई जाके बर्तन धो, तो वो उसके लिए आलतू फालतू काम हुआ। बट अगर वही काम वो 25 साल की उम्र में कर रहा है, शादी के बाद कर रही है, तो इट्स ओके, राइट। डिपेंड करता है कि तुमने 25 साल तुमने क्या किया। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने हिसाब से अगर वहाँ पड़े हो तो वो आपकी गलती है। बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक फ्री कल्चर मिल रहा है, आपके लिए आप में वो स्किल्स हैं, तो अलग चीज़ है, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं कि इन 19th सेंचुरीज़ में सबसे पहले एजुकेटेड गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। कब? 19th सेंचुरीज़ के बाद धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट में आया कि भाई लड़कियों को एजुकेशन के फील्ड में डालना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा उनको अप्रोच करना चाहिए कि भाई तुम जाके करो। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ कि 18-19 सेंचुरीज़ के अंदर सबसे पहले रमाबाई, जो आपकी ये साइड में आपको फोटो दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो आपका लिखा हुआ है 60 भारतीय इंडिया, ये पंडित रमाबाई, ये वो इंसान थी जिन्होंने सबसे पहले वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाई वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, 1890s के अंदर सबसे पहले कहा था, राइट। क्योंकि ये खुद भी एक एजुकेटेड पर्सन थी, ये एजुकेटेड महिला थी जिन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी। क्लियर? अगली बात हम बात करते हैं जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है आपके पर्सपेक्टिव से राइट नाउ, राइट। क्यों इम्पॉर्टेंट स्टोरी है? क्योंकि ये स्टोरी है रकिया शेखावत या फिर कह लो शेखावत हुसैन की, ठीक है, रेखा शेखावत हुसैन की। अब ये महिला थी ना, शेखावत जी थी, ये वो लड़की थी जिन्होंने अपनी फैमिली में या कह लो कि वन ऑफ द फेमस इंग्लिश राइटर बनी है, जिन्होंने इंग्लिश सीखा। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने इंग्लिश सीखा और इंग्लिश में सबसे पहले आगे आके लोगों के सामने इंग्लिश बोलना, राइट। आज भी इंग्लिश वन ऑफ द ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप समझ नहीं सकते हो कि भाई किस हद तक वो पहुंच चुकी है। याद रखना, इंग्लिश को हमने एक इंग्लिश इज़ ए बिजनेस लैंग्वेज, याद रखना। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड के अंदर आप इंग्लिश के अंदर ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हाँ, इफ़ देयर इज़ ए नेसेसिटी, आप उसमें नेसेसरी है तो कि आप इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाओ। अगर आप जो कुछ भी करें तो आप कर सकते हो, बट अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में नहीं है बट आपके पास वो कॉन्सेप्ट क्लियर है,
आप किसी को चीज़ समझा सकते हो। मैं बोलता हूँ अगर आप एक बुक को, मेरे को कोई बोले कि 6 स्टैंडर्ड की 6 से लेकर 12 तक की आपको ये बुक्स पढ़ानी है और आपको जिस भी भाषा में आपको मज़ा आया आप उसमें पढ़ाओ, तो होगा क्या पता क्या कि मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा उस टॉपिक को समझाने के लिए, राइट। अब मैं उस पर एफर्ट नहीं करूंगा कि व्हाट वाज द मेजर इशू, कि भाई मैनेजमेंट क्या चाहता है या फिर जो पब्लिक क्या चाहती है या वो बच्चे क्या चाहते हैं, उस पर फोकस नहीं करूंगा। मेरा मेन फोकस होगा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से सारे टॉपिक्स बच्चों के माइंड में क्लियर करवाने हैं, राइट। तो ये इस तरीके से उनके हिसाब से चलता है और वही चीज़ चलती है कि उस टाइम पे शेखावत जी थे, ये जो हुसैन जी थी, इनके पास एक स्किल आ चुकी थी क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर सबको इंग्लिश आता था। इन्होंने उनके पास से इंग्लिश सीखा और वो भी छुप छुप के सीक्रेटली, याद रखना किसी को बताया नहीं था, सीक्रेटली इंग्लिश सीखा और वन ऑफ द फेमस राइटर्स बनी, ठीक है, जिसने इंग्लिश में पूरी की पूरी कहानियाँ लिखी थी, राइट। आगे एक और स्टोरी है जो आपकी बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, वो कौन सी है, तो रास सुंदरी देवी की है, ठीक है। किसकी है, रास सुंदरी देवी की हैं, जो वन ऑफ द बंगाल की फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटर टू बिकम ऑटो और क्रिएट्स और राइट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड द अमर जीवन, ठीक है। अमर जीवन याद रखना, ये अमर जीवन नहीं है, जीवन है, जी ब वो होता है ना अपना जीवन, जीवन कहते हैं, ये क्या है जी ब न, क्यों, क्योंकि ये बंगाल में थी, ठीक है। बंगाल में सब कुछ चलता रहता है, आपको कहीं ना कहीं सब पता होगा। आपको एक बंगाली फ्रेंड हो तो आप उससे कम्युनिकेट करना, आपको दिखेगा कि हिंदी लैंग्वेज और उसकी बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द को हमने चेंज आउट किया हुआ है, आपको भी उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रश्मि, जो आपकी राज सुंदरी देवी थी, वो बंगाल की सबसे पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटर थी, जिन्होंने बंगाल की फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटर टू राइट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, याद रखना ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली पहली महिला कौन सी, तो राज सुंदरी देवी, जिन्होंने कौन सी अमर कथा लिखी थी या फिर कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो अमर जीवन, ठीक है। ये उनका फोटो है, कौन सा, ये वाला देख लो, दिख रहा है, पब्लिश द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन द बंगाल, हैशटैग इंडियन वुमेन्स इन हिस्ट्री, ओके, राज सुंदरी देवी, ओके। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से राइट नाउ भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। 50% ऑफ गर्ल्स राइट नाउ रिसीविंग अ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट द एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा कि भाई आज भी हम लोगों को बहुत सारे एरियाज़ के अंदर से देखने को मिलता है कि जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ओके। आगे बात करते हैं कि हर 10 साल के अंदर एक सेंसस होता है जिसके अंदर आपको जो पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर 10 साल के अंदर, राइट। जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो वो अकॉर्डिंग टू 2014 के अकॉर्डिंग ये सारा कैलकुलेशन किया गया था। ये सारा का सारा कैलकुलेटेड जो डेटा है वो 2014 में किया गया था। अब 10 साल के बाद मतलब कब आएगा, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर फिर से हम लोग पॉपुलेशन की गिनती करेंगे, पॉपुलेशन के हम लोग बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो जब वो चर्चा करेंगे हम लोग तब फिर से नया डाटा आएंगे। जो अभी हमारे पास डाटा है ना वो 2014 का डाटा है। उसके डाटा के हिसाब से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं कि भाई सेक्स रेशियो कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, कौन सी एरिया के अंदर किस जगह पे एजुकेशन की कमी है, किस जगह पे ST SC ज़्यादा है, किस जगह पे OBC कास्ट है वो सबसे ज़्यादा है, किस जगह पे कौन सी पार्टीज या फिर कौन से ऐसे पीपल्स है जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, राइट। तो ये सबके बारे में हम लोग कहाँ से हमको कलेक्टिव डाटा मिलता है, 2014 की सेंसर रिपोर्ट से हमको पता चलता है हर एक डाटा के बारे में, ओके। आगे बात करते हैं द ह्यूज नंबर ऑफ द SC ST चिल्ड्रंस लीव अ स्कूल एट द अर्ली एज। जो ST SC जो चिल्ड्रंस होते हैं वो लोग पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि वो लोग इतनी छोटी उम्र में अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। हालांकि उनके लिए तो सरकार ने इस हद तक उनको प्रोविजंस दिया हुआ है कि उनको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। वो इन फ्यूचर अपने आने वाले प्रोजेक्ट करो या फिर इन फ्यूचर अपने आने वाले जनरेशन के लिए वो पूरे का पूरा लाइफ सेटअप करके जा सकते हैं। क्यों, ST SC OBC ये जो 3 कास्ट वगैरह लो या फिर जो शेड्यूल कास्ट, ट्रिबल कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड क्लास होती है, इनके लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रिवेंट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनको एक प्रिविलेज दिया हुआ है अभी, क्या कि गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आप मेहनत करो और आप चाहे लोगों से कम मार्क्स भी लेके आओगे तो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम में पास गिनाओगे। किस तरीके से, अगर कोई एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, उसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा लेके आता है 80 मार्क्स, तब वो पास गिनाएगा। फिर आपका आता है OBC, वो आएगा वो 75 लेके आता है, वो पास गिनाएगा।
फिर आपका आता है ST/SC, अगर वो लास्ट एटलीस्ट 65 या 60 लाख से भी आता है तो भी वो पास गिनाएगा। अब इस हद तक उनको प्रिविलेज दी गई है कि वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। फिर भी ये समझ में नहीं आता कि भाई जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ST/SC के बच्चे वो अपना लिविंग या फिर स्कूल्स को बहुत अर्ली एज में छोड़ के निकल जाते हैं जॉब करने के लिए, और वो ऐसी जॉब करते हैं जो जिसके अंदर वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं, राइट। मेरे हिसाब से तो जो हर कम्युनिटी का बच्चा होता है उसको पढ़ना चाहिए, उसको एटलीस्ट 12th ख़त्म करना चाहिए। अगर वो 12th चाहे आर्ट्स में ख़त्म भी कर रहा है ना, तो उसको एक स्कूलिंग लेवल समझ में आएगा कि व्हाट वाज द स्कूल लाइफ, हाउ द स्कूल लाइफ वर्क, व्हाट वाज द प्रिविलेज ऑफ द टू गेट बाय द एनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स। क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल में जाएगा ना, चाहे वो स्कूल में बच्चा अकेला ही बैठ रहा हो, बट जब वो लोगों को देखेगा ना, चाहे उसका एक दोस्त ही बन जाए, पूरे 12 साल के करियर के अंदर उसका एक दोस्त बनेगा, चाहे 10 दोस्त बने, चाहे 1000 दोस्त बने, पर वो जब स्कूल लाइफ को जिएगा ना तो उसको बहुत सारी चीज़ें आउटर नॉलेज उसको मिलेगा, राइट। जब उसको आउटर नॉलेज मिलेगा तो उसको चीज़ का एहसास होगा कि मुझे अभी सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, मुझे और भी मेहनत करके हमको गवर्नमेंट जॉब पानी होगी, या फिर मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं, राइट। तो वो एक इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग उस कम्युनिटी से आप आते हो, उस बिलोंग करते हो, तो गो फॉर इट, मेहनत करो, 12th पास कराओ अपने बच्चों, लड़का हो लड़की हो उसको पास तो कराओ, 10th तक उसको कराओ, 11 12 भी उसके मन में जो आए उसको वो कराओ, 12th तक उसको कराओ। 12th के बाद अगर आप सोचो उसको गवर्नमेंट जॉब में डालना है तो गवर्नमेंट जॉब में डालो, उसको चाहते हो आप उसको डिग्री करवाना तो डिग्री करा के उसके लिए भी उसमें बहुत सारे उसके प्रावधान हैं, उसके अंदर भी उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, राइट। आगे बात करते हैं। मैनी ऑफ द नॉन एबिलिटीज टीचर्स ऑफ द स्कूल्स एंड lack of transportation, cost of education, indifferent attitude by the teachers and the parents and the responsible for the negligence of the education। होता ये है कि मोस्ट ऑफ जगह पे क्या होता है पता है कि ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आप लोग SC/SC से बिलोंग करते हो तो उनके पास जो प्रिविलेज उनको मिलना चाहिए, जो उनके पास पैसा तो होता नहीं, पहली बात तो ये डोंट हैव द एजुकेशन पावर्स, कि उनके बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो चीज़ें होती हैं ना वो उनको रिफ्लेक्ट करती हैं और वो चीज़ उनको दिमाग में आती है और इस कारण से वो लोग नहीं कर पाते हैं। आगे बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट्स के बारे में कि किस तरीके से वुमेन्स ने अपने मूवमेंट्स को शुरू किया था। तो वुमेन मूवमेंट्स देखते हैं जो 4 प्रकार में चलते हैं। कौन से? कैंपेनिंग, राइजिंग ऑफ अवेयरनेशन, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग द सीनियरिटी। अब होता ये है, ठीक है, कि सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले उनका काम होता है कि कैंपेनिंग करना। अब कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव, या फिर कह लो कि चुनाव प्रचार करना, किसी भी चीज़ को लेके उनको लोगों तक अवेयरनेस फैलाना कि भाई ये जो हो रहा है या फिर जो इस तरीके से वुमेन्स के बीच में अत्याचार हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी होती है राइजिंग अवेयरनेस, मतलब पहले उसने चुनाव प्रचार कर दिया, पर चुनाव प्रचार किस रीज़न से कर रहे हैं, तो क्या होगा? राइजिंग अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना, राइट, कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, उनको वैक्सीन दिलवाना चाहिए, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने चाहिए, ये सब आंगनवाड़ी में उस बच्चे को लेके जाना चाहिए, उसकी सुविधा उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप ST SC SC कोई भी कास्ट के बिलोंग करते हो, पर आपको ये सारी सुविधाएं लेडीज़ को मिलनी चाहिए, याद रखना, राइट। तो ये सब कुछ किस में होगा? अवेयरनेस के अंदर आता है। फिर आपका आता है प्रोटेस्टिंग करना, ठीक है। प्रोटेस्ट करना मतलब क्या होता है? विरोध करना, राइट, कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको लगता है कि हाँ भाई इस जगह पे ये चीज़ रॉन्ग हो रही है या फिर इस जगह पे लेके ये चीज़ें बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, तो उस जगह पर विरोध करना। फिर आपका आता है शोइंग ए सोलिडरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? कि लोगों को एकजुट करना, एकजुट करके अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना, राइट। आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले कैंपेनिंग किया, एक ग्रुप है जिसने पहले तो इशू पहचान लिया कि हाँ इस एरिया के अंदर आंगनवाड़ी नहीं चल रही है, ग्रुप क्रिएट किया, उसके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू किया, कैंपेनिंग किया, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, मतलब राइजिंग अवेयरनेस, लोगों तक पहुंचाया कि आपको आंगनवाड़ी खोलनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। प्रोटेस्ट किया, लोगों ने आके अगेंस्ट में उनके खिलाफ लाइफ में खड़े हो गए कि आप हमारे एरिया से निकल जाइए, आप यहाँ पे कुछ कैंपेन में मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, हमको यहाँ पे पसंद नहीं है, हमारी वुमेन्स घर में रहेंगी, कोई आंगनवाड़ी में कहीं नहीं जाएंगी। तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे लोग कि नहीं नहीं आंगनवाड़ी तो खुलेगी, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो प्रोटेस्ट हुआ। फिर आएगा शोइंग द सोलिडरिटी। अब ये होता है कि जो वहाँ की जो वुमेन्स होंगी, जो वहाँ के लोग होंगे, उनकी जो वुमेन्स होंगी उनको अपने साथ लेके एक जुट्टा के अंदर
उनको साथ खड़ा करना है और बताना है कि देखिए अब आपके घर की वुमेन्स को भी ये चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले के 3 कैंपेन इतने स्ट्रांग होंगे ना कि चौथा वाला कैंपेन वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ की वुमेन्स होगी, जो सामने वाली वुमेन्स होगी, वो ऑटोमेटिक इनके साइड आ जाएंगी। तो ये होता है वुमेन्स की पूरी पावर, किस तरीके से उनको पूरा नेग्लिजिबल करके सामने वाले को अपनी पूरी बात समझाना है, बताना है, इस तरीके से किया जाता है। राइट, ओके। जो ये भी हम लोग एक और बात करते हैं, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है वो हमेशा इक्वल प्रिविलेज नहीं मिलती है वुमेन्स को। ठीक है, किसी भी सर्टेन जॉब में आप चेक कर लीजिए, आज भी लोग ये मानते हैं कि भाई कुछ जगह पे सिर्फ लड़कियां ही काम कर सकती है, जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ है, बिलीव दैट द वुमेन मेक ए बेटर नर्स बिफोर दे हैव ए मोर पेशेंटली एंड जेंटली। होता है, ये सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, आपने मोस्ट ऑफ सिनेरियो में देखा होगा कि नर्सेज का डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफली वुमेन्स के हाथ में होता है, फिर गर्ल्स के हाथ में, फीमेल कैंडिडेट के हाथ में ज़्यादा अप्रोचेबल होता है। मेल के हिसाब से मेल को डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, मतलब वो प्रीफर करता है कि मैं उसमें क्यों ना जाऊं। राइट, तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटालिटी है। राइट, अब जो ये एक कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप जो मेंटालिटी है कि गर्ल्स हमेशा गुड टीचर्स बन सकती हैं, गुड नर्सेज बन सकती हैं, ये क्यों है? तो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहिए और उन लोगों को आज ये दिखाना चाहिए कि देखो आज इंडियन आर्मी के अंदर भी वुमेन्स हैं, पायलट्स भी वुमेन है, रेलवे के अंदर भी वुमेन है, इंजन ड्राइवर्स भी है, नासा तक इंडिया के अंदर, इसरो में, हर एक जगह पे वुमेन्स का दबदबा है। राइट, ओके। आगे बात करते हैं कि टुडेज वुमेन टू बिकम द वेरी अवेयर, उनको एक अपनी खुद की पहचान क्रिएट करनी होगी, खुद से अपने बाहर निकलना होगा और उनको बताना होगा कि हम लोग आज पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं, हम लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हम लोग वुमेन पायलट्स भी हैं, इनफैक्ट अब तो वुमेन्स पॉलिटिशियंस के रूप में भी बाहर आ चुकी हैं अपनी आवाज़ को लेके। राइट, अलग अलग बड़े बड़े एनजीओज़ की जो वुमेन्स होती हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी, उनके वर्कआउट्स, उनके लिए उनका जो वर्क पैशन होता है वो बहुत अलग लेवल पे होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक बॉयज़ के बारे में, एक गर्ल्स के बारे में, अगर वो दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे होते हैं फिर भी। राइट, तो आपको जो मैंने आपको कोट दिया हुआ है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोट है कि जो वुमेन कैन डू एनीथिंग अ मैन कैन डू टुडे एंड देन सम, शी कैन एवन और इवन हैड अ चाइल्ड विदाउट अ मैन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोट है, इसको समझिए आप लोग। इस कोट को कहीं पे आप लिख के, अगर आप लड़की होना तो इस कोट को कहीं पे आप अपने पास सेव रखना, क्योंकि ये एक कोट ऐसा है ना जिसके अंदर आपको बहुत चीज़ लाइफ की सारे के सारे इंपॉर्टेंस आपको इस कोट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये कुछ आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। बाकी जितना कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दिया हुआ है। राइट, इसके अंदर एक और पॉइंट है आपका ये वाला, कौन सा, कि जो इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है, ये कि इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है कि उनको लगता है कि अगर उनका बेटा या बेटी अगर साइंस और मैथ्स कर रहे हैं तो ही वो आगे जाके लाइफ में कुछ अच्छे से प्रिविलेज पा सकते हैं, लाइफ को अच्छे से माइंड सेट कर सकते हैं, उनके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, सिक्योर होगा अगर उसने मैथ्स और साइंस किया है। बट उनको आज ये भी बताना चाहिए कि अगर आपको लगता है ना कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये ज्योग्राफी या फिर इतिहास पढ़ के या फिर आर्ट्स करके आप जॉब ओरिएंटेटेड आपको अच्छी जॉब से नहीं मिल पाएंगे, तो याद रखो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स ये कहती हैं कि अगर आपको बच्चे को आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जनरल साइंस का बहुत कम मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेंगे। कैसे? अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट दे दिए, कौन कौन सी दे दिए, जनरल साइंस और मैथ्स। अब इन दोनों को कवर करने के लिए उन्हें कह दिया कि 30 मार्क्स, मतलब जनरल साइंस हो गया आपका 15 मार्क्स का और मैथ्स हो गया आपका 15 मार्क्स का। अब ये हो गए 30 मार्क्स, बाकी रहे 70 मार्क्स, और उन 70 मार्क्स में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अब ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो बच्चा 11-12 से दिल से पढ़ के आ रहा है, उसके बाद अपने कॉलेज एमए में कर रहा है, मतलब बीए इंग्लिश में कर रहा है, बैचलर ऑफ इंग्लिश में भी कर रहा है, तो उसके 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर आउट चल रहे हैं। कौन से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। उसके ये 4 सब्जेक्ट तो क्लियर आउट हो गए कि चाहे पेपर इंग्लिश में आएगा तो उसमें लिख सकता है। राइट, बाकी उसके 3 सब्जेक्ट है वो भी क्लियर है अभी। तो अब रहे कौन से उसके, जनरल साइंस और मैथ्स। तो जो बच्चा साइंस करके आ रहा है, नो इनफैक्ट वो अपनी लाइफ में कुछ अलग स्किल्स जानता है, उसकी लाइफ जो उसकी जॉब ओरिएंटेशन होगा वो अलग लेवल पे होगा, इसका अलग लेवल पे होगा। राइट, तो दोनों की फील्ड अलग अलग है। बट अगर आपके बच्चे को आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब में डालना, तो पहले उसके लिए सब कुछ क्राइटेरिया फिक्स करो कि किस फील्ड में भेजना है। हाँ, आप अपने हिसाब से माइंड सेट मत रेडी करो कि आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अगर इस तरीके से इसमें जाएगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, बाकी इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। नहीं, आपकी लाइफ डिसाइड करने वाली है
आप खुद भी नहीं थे, राइट। तो आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सोचो। नो चांस कि आपके लाइफ टाइम पे आपके जो दादा लोग थे या फिर जो आपके पिताश्री थे, उनके लिए सोचने वाले कोई लोग नहीं थे, पर उन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए भी सोचा था ना। तो क्या आप उस मुकाम तक पहुंच पाए? अगर हाँ, तो आप उस कैपेबल हो, आप उस लायक हो कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। बट उसकी क्या गारंटी है कि फ्यूचर डिसाइड करने के बाद आपका बच्चा उस लेवल तक पहुंचेगा जिस लेवल पे आप उसको बिठाना चाहते हो, राइट। अब देखो, कोई बच्चा है जिसका आईटी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसको बहुत जोर लगाता है और आईटी का बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके, ठीक है, ओके। अगर आप उस बच्चे को आईएएस की तैयारी कराते हो तो डेफिनेटली बात है कि उसको आप 2 साल 10 साल 20 साल को तैयारी कराओगे, फेल ही होगा, राइट। क्योंकि उसके पास वो बेसिक चीज़ें तो कुछ आप क्लियर करते होगे। हाँ, आप लोगों के सामने बोलोगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, जब तक उसको अंदर से मन नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए ये इनफैक्ट पहले क्लियर आउट कर लो अपने बच्चों से कि उसको किस जगह पे इंटरेस्ट है, उसको उस जगह पे फोकस करने दो। अदरवाइज ना वो आपका कहना करेगा, ना वो खुद का कहना कर पाएगा, तो दोनों नहीं कर पाएगा और लाइफ टाइम वो लटकता रहेगा इस जगह से उस जगह पे। इससे अच्छा है कि एक अपॉर्चुनिटी उसको दो, एक मौका दो, क्या करना चाहता है वो करने दो। अगर वो नहीं कर पाता है तब उसको बोलो कि बेटा तेरे को मौका दे दिया, तूने कुछ नहीं किया, अब तो वो बोलेगा अब तू रहने दे, अब जो हम बोलेंगे अब तेरे को वो करना है, राइट। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच कम से कम उसके खिलाफ दिखाओ, राइट। इफ़ ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू डू यूट्यूब, उसको लगता है कि हम यूट्यूब में चालू करने, वो मतलब सोचता है कि मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर मुझे ट्विटर के ऊपर अच्छे अच्छे ट्वीट्स करके लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना है, मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है। तो एटलीस्ट गिव समवन टू सम अपॉर्चुनिटीज़, उसको लाइफ में एक सपोर्ट दिखाओ कि बेटा देख करना है तो कर, पर इतना टाइम तेरे को दिया, इतना टाइम में अगर तूने नहीं किया तो इसके बाद तुझे ये करना कंफर्म है। मतलब कैसे? उसको बोलो कि तूने 12th पास कर लिया, अब तू बोल ले तुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तुझे प्रिपरेशन करना है, तेरे कुछ और ड्रीम्स हैं तो वो बता। जब अपने ड्रीम्स बताएं, अपनी चीज़ें बता दें, एक बार बता दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसको बोलना कि तेरे पास कॉलेज के 3 साल है, इस 3 सालों के अंदर तू अपनी पढ़ाई भी कर और जो तेरे को जो ड्रीम पूरा करना है अपना वो ड्रीम भी पूरा कर। 3 साल में उसको समझ में आ जाएगा, या 3 साल से पहले उसको समझ में आ जाएगा कि जो उसने सपने देखे हैं वो सपने के लायक वो खुद है या नहीं है। वो खुद नहीं होगा तो खुद आपको आगे बोलेगा कि पापा मुझे ये नहीं करना है, जो मेरा ड्रीम था मैं उसमें इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। वो खुद से आगे बोलेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ साला बहुत गंदी हो चुकी है, ये तो बहुत हार्ड है, इसी बातों में ईजी लगता है बाकी करने में बहुत मुश्किल है, तो खुद भी आके आपको बोलेगा कि ये चीज़ें बहुत हार्ड हो चुकी हैं सर पापा, और मुझे ये गवर्नमेंट जॉब या फिर मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे इस टाइम मुझे आप जो आप बोल रहे हो ना, मुझे उसमें अपना करियर बनाना है, राइट। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाओ जिससे कि बच्चे को भी लगे कि हाँ भाई चलो कुछ मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने कुछ सोचा हुआ है, राइट। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको दिखने आपको फिर हमको बताया मैंने ये पूरा स्टोरीज़ वगैरह जितनी भी हैं आप इसको डिटेल्स में आप नीचे जो PDF दिए हुए उस PDF में आप डिटेल में उसको रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आदिवासी बैकवर्ड क्लासेस ये सब कुछ किस तरीके से काम करते हैं। पहली चीज़ स्टीरियोटाइप, एक फिक्स इमेज होती है, एक फिक्स टाइप की उनकी पर्सनालिटी होती है, एक फिक्स उनकी एक थिंकिंग होती है कि वो इसी तरीके से लोगों को देखते हैं, वो इसी तरीके से वो लोगों तक अपने प्रवचन पहुंचाते हैं। लाइक आज अगर मुझे कोई पूछता है कि वुमेंस के बारे में आप बोलिए, तो मैं वुमेंस के बारे में कहीं ना कहीं सारी चीज़ अच्छी बोलूँगा या गंदी बोलूँगा, ये एक मेरा स्टीरियोटाइप होगा। मैं अच्छी बोल रहा हूँ तो लोग सोचेंगे देखो ये लड़कियों का खींचता है, कितना स्टीरियोटाइप पर्सन है कि ये ऐसा ही बोलता है। अब मैं गंदा बोलूँगा तो वो फिर से बोलेंगे कि ये देखो कैसा रूढ़ी इंसान है कि गंदा ही बोलता है, अच्छा बोलता ही नहीं है, राइट। तो ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ ना, ये हुआ स्टीरियोटाइप। फिर आपको आता है डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग अ पीपल इनइक्वली, आपको पता है। अब बोलता है वायलेशन, अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी जगह पे रूल का ब्रेकेशन होना, कहीं भी इनडिसिप्लिन दिखाना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की कम्युनिटीज़ को जाके वायलेट करना, किसी भी राइट्स के वायलेशन को करना, ये सब कुछ में आता है, वायलेशन में आता है। फिर आपका आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकली और वर्बली बिहेवियर इज द सेक्सुअल नेचुरल एंड अगेंस्ट द वुमेनिज्म वाइज। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें जो बहुत छोटी बच्चियां हों या बड़े बच्चे हों, जो लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशल बोलता हूं कि अगर आपके खिलाफ या आपको कोई फिजिकल हैरेसमेंट करता है
या आपको फिजिकल वर्बली आपको मुंह से कोई ज़ुबान से कोई गाली गलौज कुछ भी देता है और आपके इंटेंशनली आपके कह रहा हूँ कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट होता है या आपको लगता है कि ये इसने अपनी लिमिट को क्रॉस करके इसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, प्लीज़ गो फॉर द पुलिस कंप्लेन। डोंट गो फॉर द मैं आपको पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ वो मत गो फॉर इट, डू इट। आज अगर आप नहीं बोलोगे कल उठ के कुछ और होगा और आप ज़िंदगी भर अफसोस करोगे, राइट। आगे है प्रोटेस्ट करना, राइजिंग वॉइस अगेंस्ट कहते हैं ना कि नेगेटिव थिंग्स के खिलाफ पॉजिटिव वेव को उठाना, राइट। फिर आपका आता है शेड्यूल कास्ट SC। SC क्या होता है? इट इज़ ए ऑफिशियल टर्म यूज फॉर द दलित क्लास ऑफ पीपल्स। समझ में आया? यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि SC ST में क्या फ़र्क होता है। SC का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए ऑफिशियल टर्म विच वी यूज्ड फॉर अ दलित क्लास पीपल्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ST क्या है? ST इट इज़ ऑफिशियल टर्म यूज फॉर द आदिवासी क्लास ऑफ पीपल्स। दलित क्लास आदिवासी क्लास दोनों डिफरेंशिएट है, उन दोनों को मिक्स मत करना उसके बाद, ठीक है। फिर आपका आता है ऑटोग्राफी, द पीपल राइट्स देयर ओन थिंकिंग्स, राइट, ओन सेल्फ, ओके। मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट देयर ओन हैंड राइटिंग्स के अंदर लिखना। फिर आपका आता है सेंसस, जो कि हर 10 साल के अंदर काउंटिंग्स की जाती हैं। एज, स्कूलिंग, वॉट एवर यू वांट टू इन्फॉर्मेशन, गेट इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे कहाँ से मिलती हैं आपको? सेंसस से मिलती है और हर 10 साल के अंदर होती है। लास्ट 2014 में हुई थी, अगला 2024 में होने वाली है। क्लियर? ओके। आज के चैप्टर में इतना ही। वीडियो लंबा हो चुका है बट इट्स ओके, बहुत डिटेल में समझा दिया है। आपके डिस्क्रिप्शन पेपर्स के अंदर या फिर आपके किसी बड़े पेपर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।